हेलो एंड वेलकम टू ऑल। नाउ आज हम लोग लेने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। ओके यस, तो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं बोर्ड पर। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट मैंने चूज किया है। वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें ऐसे फैक्टर्स करने होंगे सो दैट वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस। ओके, तो मैं एक बार बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हम क्लास 8 से स्टार्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास 8 क्लास 9 में हमने सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। हम एक बार फिर इसको दोहरा लेते हैं किस तरीके से हम करते हैं। दीज आर द थ्री टर्म्स a, b and c. a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c will be the constant term. ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम कैसे रूट्स फाइंड करते हैं। हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इट मींस a और c, इन दोनों के कंबाइंड फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। सो इट मींस अगर मैं इन दोनों के कंबाइंड फैक्टर्स फाइंड करता हूं तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये 6 के फैक्टर हो गए और 2 एज इट इज। तो इन दोनों के जो कंबाइंड फैक्टर होंगे इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और फिर इन तीनों फैक्टर्स की हेल्प से हमें ऐसे ऐसे पेयर्स बनाने होंगे कि मिडिल कोफिशिएंट जो होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा, इट शुड बी देयर, वो आ जाना चाहिए। ठीक है ना। तो हम इनको ऐसे अरेंज करेंगे। इसको अगर हम इन दोनों का पेयर एक साथ ले लेते हैं 2 2 जा 4 और 3, तो 4 - 3 कितना होगा 1। ठीक है, मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप ऐड ऑन कर देता हूं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा कि जब हम इन सबको पेयरिंग कर रहे होंगे, जब हम इनको पेयरिंग कर रहे होंगे 3 को 2 के साथ या 2 को 2 के साथ, तो हमें ये वाला जो साइन होगा ना, कांस्टेंट टर्म का जो साइन होगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ये आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस साइन है तो आपको ये कंफर्म कराएगा ये कि माइनस करके ही कोफिशिएंट ऑफ x आएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो हमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके प्लस के साथ 2 डिजिट्स को ऐड करके ये कोफिशिएंट लाना होता। ठीक है, ये मैंने बहुत बेसिक से ले लिया है इसीलिए, ताकि जो बच्चा इसको देख रहा होगा उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। ठीक है, मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 2 और 6 के जब आपने फैक्टर किए तो हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मिल रहा था। ठीक है, इनको जब हमने पेयरिंग किया तो 4 और 3 के पेयर हमने सिलेक्ट किए। 4 - 3 इट विल बी द 1, वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ कहूँगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने 4x माइनस 3x किया, आंसर क्या आ जाता है हमारा 1x। तो इस तरह से अब फिर इसके बाद हमारे पास जो 4 टर्म्स होंगी वी हैव टू टेक कॉमन फ्रॉम देम। हमें इनमें से कॉमन लेना होगा पेयरिंग के साथ साथ। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है आप देख पाएंगे, 2x कॉमन आ रहा है तो इट विल बी x बचेगा यहाँ पे एंड 2। ठीक है, अगेन इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, अगर यहाँ माइनस पहले डिजिट में अगर माइनस होगा तो हमें हमेशा माइनस कॉमन लेके चलना है। ठीक है, तो -3 हमने कॉमन लिया, इट विल बी x + 2। और इस स्टेप में आप जानते हैं ये दोनों ही ब्रैकेट सेम हो जाते हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं हो रहे हो इट मींस आपका सॉल्यूशन गलत चल रहा है, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो x + 2 हमारे पास बचेगा और 2x - 3 इक्वल्स टू 0। तो आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। ठीक है, तो रूट्स आर, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, रूट्स आर x + 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2 and 2x - 3 equals to 0, x equals to 3/2. These will be the two roots. ये दोनों रूट्स होने वाले हैं। क्लियर? Yes. Let's begin with the question number third part. Okay. So we have a third part, √2x² + 7x + 5√2. तो मेथड हमारा क्या था, हम सेम मेथड फॉलो करेंगे। मेथड क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x² will be multiplied by the constant term। कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म के कंबाइंड फैक्टर हमें फाइंड करने होंगे। तो जब इन दोनों के हम कंबाइंड फैक्टर फाइंड करेंगे वी विल गेट 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2, इट मींस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी द कंबाइंड फैक्टर। एंड देन ये मैंने आपसे कल अभी कहा था कि ये जो साइन होगा हमारे पास दैट विल हेल्प अस, ये हमारी मदद करेगा ये ढूंढने में कि फैक्टर्स क्या होने वाले हैं। तो आगे मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूं, वो क्या होंगे, √2x² प्लस हमें यहाँ पे क्या लेके आना है 7, तो 5 + 2 विल बी द 7। तो 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0।
जब इन दोनों के हम फैक्टर्स देखेंगे, सो वी डोंट हैव अ कोफिशिएंट, कॉमन कोफिशिएंट बिटवीन देम, तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, वी हैव अ x हियर विच इज कॉमन बिटवीन देम, तो यहाँ पे √2x + 5, यहाँ इन दोनों में सिर्फ हमें क्या मिला, x कॉमन मिलेगा। अब हम जब इन दोनों के कॉमन की बात करेंगे तो हमें इस 2 को ब्रेक करना होगा बिटवीन √2 एंड √2, हम इस 2 को √2 और √2 में ब्रेक कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि एक √2 यहाँ पर और एक √2 यहाँ पर कॉमन दिखाई देगा, तो इट विल बी +√2, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर √2x + 5। और मैंने आपसे कहा था ये दोनों ही ब्रैकेट्स ऑटोमेटिकली सेम हो जाते हैं, अगर सेम नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा, √2x + 5, इस ब्रैकेट को हम दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बचेगा, x + √2, ठीक है। तो आइदर दिस विल बी 0, तो लिखेंगे आइदर √2x + 5 = 0, इट मीन्स x = 5/√2 - 5/√2, और x = तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि उसमें लिखा हुआ है वी हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 1, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 1 को जब आप रीड करेंगे तो आपको मिलेगा कि जॉन एंड जयंती बोथ आर हैविंग टुगेदर 45 मार्बल्स, उन दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, और दे बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स, मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, 5 मार्बल्स उन्होंने लॉस्ट कर दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद देम, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स John having equals to x, then Jayanti having 45 - x मार्बल्स, तो जयंती के पास 45 - x होंगे क्योंकि टुगेदर उनके पास 45 मार्बल्स हैं। लेकिन जब हम सेकंड कंडीशन रीड करेंगे, दे बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स, सो John will have x - 5 मार्बल्स, जब 5 लॉस्ट हो जाएंगे तो उसके 5 मार्बल्स कम हो जाएंगे, एंड जयंती विल हैव उनके पास कितना होगा, 45 में से हम x माइनस कर लेते हैं, अब हम 5 और माइनस कर देते हैं, इट विल बी 40 - x, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की कंडीशन पा जाते हैं उन दोनों को करना क्या है। जो उनके पास मार्बल्स होंगे उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स विल बी इक्वल्स टू 124, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 5 विल बी प्रोडक्ट बाय द 40 - x एंड इट विल बी इक्वल्स टू 124, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन तरफ लेकर के आ जाते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको बस। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 40x - x² - 200 एंड प्लस 5x = 124। बाकी सभी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 45x - x² - 200 एंड -124 = 0, और जब आप इसको सिंपली तरीके से लिखेंगे तो इट विल बी x² - 45x एंड प्लस 324 = 0, ठीक है। हमने सबको उधर ट्रांसपोज करके लिख दिया क्योंकि हमें x² की टर्म जो है वो पॉजिटिव रखनी होती है हमेशा। अब 324 की जल्दी से फैक्टर कर लेते हैं आपके सामने, 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 2 4, 2 8 16 एंड 1 3 27 3 9 देन 3 3 एंड 3 1। तो हमें यहाँ पे प्लस करके 45 लेकर के आना है, तो 3 3 9, 3 3 9, 4 36, ठीक है, 36 + 9, तो x² - 36x - 9x + 324 = 0। तो फिर वही स्टेप आपके सामने आ गया, वी हैव टू टेक द कॉमन फ्रॉम द पेयर टर्म्स, तो x अगर यहाँ पे कॉमन आएगा तो हमें x - 36 मिलेगा, और -9 फर्स्ट साइन जो भी होगा वो हमें कॉमन लेना होता है, तो -9 जैसे ही आप यहाँ कॉमन लेंगे x - 36 रिमेन्स इन द लास्ट ब्रैकेट। इसके बाद x - 36 एंड x - 9 = 0, और x की दो वैल्यूज हो जाती हैं 36, 9, ठीक है। इस तरह से हमें वैल्यूज फाइंड करनी होंगी, क्लियर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ आज, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि वी हैव
द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, सर्टेन टॉयज प्रोड्यूस किए हैं, सो वी कैन कंसिडर इट एक्स, हम एक्स कंसिडर कर सकते हैं। और उसके साथ वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं स्क्रीन पर से बेहतर। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड be x, then the cost of production, then the cost of production will be equals to, for that particular day, will be equals to 55 minus x, will be equals to 55 minus x, ठीक है। तो हमने एक पर्टिकुलर डे के लिए टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए हैं वो हमने x के लेट कर लिया, उनका जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट आया है वो 55 माइनस एक्स। सिंपली ये स्टेटमेंट दिया हुआ है 55 माइनस द प्रोड्यूस्ड टॉयज। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आप उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अराउंड 750। इट मीन्स द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन की जो टोटल कॉस्ट आई है वो कैसे आती है, the number of toys when multiplied by the cost of each toy, when the number of toys multiplied by the cost of each toy, then it will be equals to the total cost of the production. So we have a number of toys x, then it will be multiplied by cost of production, it means 55 minus x, and then it will be equals to 750, that is the total cost of production given in the क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद हमें सिंपली करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है कि हम इसको सॉल्व आउट कर सकें। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट इनसाइड, इट विल बी 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। अब आप इसे ट्रांसपोज करेंगे और मैंने आपको बताया था ट्रांसपोजिशन इस तरीके से होना चाहिए दैट एक्स स्क्वायर डज नॉट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव साइन, ठीक है, उसके पास नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो हम इन दोनों को इधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। आप समझ पा रहे हैं, ये दोनों ही टर्म जैसे ही राइट साइड में मूव करेंगी इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और फिर मैं उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको सॉल्व करने के लिए क्या स्टेटमेंट हमें यूज करना पड़ेगा, वही हमें 750 के फैक्टर्स करने होंगे। तो 750 के जो फैक्टर्स होंगे वो आप यहां देख सकते हैं, 5 5 1 5, 5 5 25 and 0, then 5 3 15 0, then 3 1 0, then 2 5 and 5 1. Clear? These are the factors for the 750 and we have to arrange these factors as by the addition we should get 55. एडिशन करके हमें इनको ऐसे पेयर करना है कि एडिशन करके क्या आ जाए 55। तो अगर हम इनको पेयरिंग करते हैं 5 5 25 and 3 2 6 5 30, 30 plus 25 it will be 55। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है ना। मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया है क्वेश्चन को, तो आपको पता है यहाँ पे हमें कॉमन लेना होगा, देन x विल बी कॉमन, तो x माइनस 30 हमारे सामने आएगा, फिर प्लस 25 ऑटोमेटिकली मैंने सॉरी प्लस 25 नहीं माइनस 25 सॉरी हमें यहाँ पे माइनस 25 को कॉमन लेना होगा क्योंकि मैंने कहा था जो साइन आप पहले दिखाई देगा दैट शुड बी कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ द टर्म्स। तो माइनस 25 जैसे ही आप यहाँ कॉमन लेंगे इट विल बी x माइनस 30, ये x माइनस 30 हो जाएगा। जब आप इसे कॉमन लेंगे तो ये 30 बचेगा जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 30 एंड x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। सो आइदर x इक्वल्स टू 30 और 25। हमें दो वैल्यूज मिली है, x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू 25। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आ जाते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप रीड कर लीजिए उसे। एंड वी हैव टू नंबर्स, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182. So we have to consider the two numbers, ठीक है। तो let the two numbers be, let the
टू नंबर्स बी x एंड 27 माइनस x, क्योंकि दोनों ही नंबर्स का सम 27 है, ठीक है, दोनों ही नंबर्स का सम 27 है। तो अगर मैंने एक नंबर को x लेट किया तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड होगा, उस टोटल में से पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 27 माइनस x। Now according to the second condition the product of these two numbers is equals to 182, so therefore हमने यहाँ पे लिखा x multiply by 27 minus x, it will be equals to 182. Is it clear? तो अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। तो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं उस तरफ, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बीच में इनकी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार। तो 182 का जल्दी से फैक्टर कर लेते हैं, चलिए 182 का फैक्टर करेंगे हम, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 एंड 13 7 जा एंड 7 1 जा, ठीक है। फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 10th क्लास में आप लोग आ चुके हैं। तो अब इसको अरेंज करना है, प्लस करके क्या लेके आना है 27, तो 7 2 जा 14 एंड 14 प्लस 13 इक्वल्स टू 127, सॉरी 27, देन माइनस 13x एंड माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 आ जाएगा हमारा फैक्टर, और माइनस 14 जैसे हम कॉमन लेंगे इट विल बी x माइनस 13। और अब आपके सामने x माइनस 13 और x माइनस 14 दो फैक्टर आ चुके हैं, और दोनों ही फैक्टर्स में से अगर हम नंबर निकालना करेंगे, नंबर फाइंड करते हैं तो x इक्वल्स टू हमारे पास 13 आता है और 14 आता है, ये दो नंबर हमारे सामने आते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 को आप रीड कर पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए जल्दी से आ जाइए फुल एनर्जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर से 365। तो बाद वाली कंडीशन के बारे में हम बाद में लिखेंगे, पहले हम दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को समझ लेते हैं। कॉन्जुगेटिव माने होता है लगातार, ठीक है, कॉन्जुगेटिव माने क्या होता है, लगातार। तो अगर आपने एक नंबर को लेट किया है x, तो उससे आगे वाला जो नंबर होगा दैट विल बी कॉन्जुगेटिव नंबर, तो x प्लस 1 होगा, या उससे पीछे वाले को लेना चाहते हैं तो x माइनस 1 करके लेंगे। आप समझ पा रहे हैं आप इस बात को। तो पहला नंबर हमारा कॉन्जुगेटिव क्या होगा x, तो दूसरा x प्लस 1। जैसे आपने लेट किया पहला कॉन्जुगेटिव नंबर 15, तो उससे अगला नंबर क्या होगा 16। तो जितने भी लगातार नंबर्स कह रहा है वो ठीक है। तो लेट द टू कॉन्जुगेटिव, लेट द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। तो ये सबसे पहला पड़ाव है हमारा। अगर हम इसे समझ गए तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। टू कॉन्जुगेटिव लगातार हमें नंबर लेने हैं, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स मींस 3 4 5 6 7 1, राइट हैंड साइड जो आप नंबर लाइन होती है, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने एक को x लेट किया, दूसरा क्या होगा x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उस क्वेश्चन की कंडीशन पे आ जाते हैं जो उसमें गिवन है। वो कहता है आपसे सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, हमें सम करना है, लेकिन किसका सम करना है, उनके स्क्वायर्स का। तो इट मींस एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 365। वो 365 के इक्वल होगा। अब बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। मुझे मालूम है आप इस स्टेप के लिए सोच रहे होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ओपन करके देखिएगा फॉर्मूला तो आप समझ जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म सॉल्व होगी, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और जब उसको इधर ट्रांसपोज करेंगे इट विल बी प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद हमारा स्टेप आता है 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 364 इज इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं तीनों ही टर्म्स हमारे पास इवन टर्म्स हैं। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे लिए एक स्टेप और इजी हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल आउट होंगी तो ये होगा हमारे पास 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 182 अगेन दोबारा से 182 आ गया। अब मैं थोड़ा सा ऊपर इरेज कर देता हूं आपको बिना टाइम वेस्ट के बहुत जल्दी से, और मैं आपको बता देता हूं इसमें फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। फैक्टर्स देख लीजिएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या है, एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। और जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो 182 के फैक्टर्स अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, मैं 182 के फैक्टर दोबारा आपको बता देता हूं, वो आने वाले हैं आपके 2, 13 एंड 7। ठीक है, तो 7 2 14, 14 माइनस 13 कितना होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1x है। और मैंने बताया था आपको ये वाला साइन आपकी हमेशा हेल्प करेगा, तो यहाँ नेगेटिव साइन है इसलिए 14 माइनस 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। 14 माइनस 13 कितना होता है प्लस 1 होता है, ये आप ऐसे चेक करके देख सकते हैं हर स्टेप में। इसके बाद x कॉमन होगा तो x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन होगा तो x प्लस 14, क्योंकि नेगेटिव आपने कॉमन ले लिया तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। क्लियर, तो x की वैल्यू क्या होगी x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 14 माइनस 14 और 13, but they are saying so we have to consider the positive integers only, so we have to neglect this negative value। x नेगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है, but this value will be neglected, this value will be neglected, ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी 13 और दूसरा कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 14। क्लियर, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं, एक्सरसाइज 4.2 में। तो आप क्वेश्चन स्क्रीन पर बड़े अच्छे से रीड कर पा रहे होंगे। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड द हाइपोटेनस इज गिवन 13। तो हाइपोटेनस हमें दी हुई है 13, ठीक है, और आपसे कह रहा है वो एल्टीट्यूड और बेस के बीच में रिलेशन है। एल्टीट्यूड इज डिपेंड ऑन द बेस, वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट द बेस ऑफ अ ट्राइंगल बी एक्स, हम इसको x लेट कर लेते हैं। जब बेस को हमने x लेट कर लिया देन एल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7, क्योंकि उसने क्या कहा, उसने क्या शर्त रखी है कि एल्टीट्यूड जो है वो 7 लेस होगा, उससे 7 कम होगा, तो 7 यूनिट्स कम है तो हमने x माइनस 7 कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन कोई सेकंड कंडीशन नहीं दी हुई है जैसा हर क्वेश्चन में दी हुई थी, लेकिन हमें पता है इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल ऑलवेज फॉलो द पाइथागोरस थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम सेज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। इट मींस परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड बोलिए सेम चीज है, तो परपेंडिकुलर विल बी x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस बेस विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। अब इसके बाद मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नीचे स्पेस कम रहता है, तो जब मैं इसे ऊपर लिखूंगा तो होगा, इसे हम ओपन कैसे करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आप आइडेंटिटी ओपन कर लीजिएगा, प्लस x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 169। देन नेक्स्ट टर्म विल बी, हम इसे x स्क्वायर और x स्क्वायर को ऐड करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। इस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, फिर हमें मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। फिर दोबारा हम देख पा रहे हैं कि दोनों सारी टर्म डिविजिबल है 2 से, सो वी विल डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय 2 और हमें हमारे पास नेक्स्ट टर्म मिलने वाली है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसके बाद अब इस 60 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या आने वाले हैं, 60 के फैक्टर्स होंगे हमारे पास 230, 310, 25 and 5 1। clear, 2 3 2 5 will be the factors and we have to arrange these factors by subtracting, we should get 7। हमें माइनस करके क्या लेकर के आना है 7 लेकर के आना है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 3 12, 12 माइनस 5 7, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। मैंने इनको ऐसे अरेंज क्यों किया, क्योंकि आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। 12 और 5 के जो पेयर हमारे पास बने हैं तो माइनस 12x प्लस 5 माइनस 7 आता है, ये साइन भी आपको चेक करना होगा। 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 5 करेंगे तो प्लस 7 हो जाएगा। क्लियर, तो इसलिए माइनस 12 प्लस 5 होगा,
और फिर हम यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 एंड प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 एंड देन वी विल गेट द टू वैल्यूज x माइनस 12 एंड x प्लस 5 विल बी द फैक्टर्स, और x की दो वैल्यूज क्या क्या होंगी, 12 एंड माइनस 5. बट वी हैव टू नेग्लेक्ट दिस माइनस 5. ये माइनस 5 हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं अभी, नेग्लेक्टेड वैल्यू. ठीक है, हम क्या लिखेंगे, नेग्लेक्टेड वैल्यू. हम नेग्लेक्टेड लिख देते हैं क्योंकि ये क्या है हमारे पास, बेस क्या है, एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है, तो यूनिट्स में तो विद दिस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होगी, तो नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे. दिस शुड बी 12 और हम फिर एल्टीट्यूड फाइंड कर लेंगे, उसमें वैल्यू पुट करके -7 कह रहा था ना वो, तो दिस इज बेस. हम यहाँ लिखेंगे बेस इज इक्वल्स टू 12 एंड एल्टीट्यूड विल बी, और एल्टीट्यूड कितना होगा, x माइनस 7. इट मीन्स 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. क्लियर, 12 माइनस 7 कितना आएगा, 5. इस तरीके से आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है. चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बहुत जल्दी से. तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपका एनसीईआरटी बुक का, उसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 आपको सॉल्व करना है, और एग्जाम्पल नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो सेम क्वेश्चन नंबर 6 की फॉर्मेट पर है. ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा, मैं आपको एक इक्वेशन तरफ लेकर के जाऊंगा, सॉल्यूशन आपके हाथ में है. आप कमेंट्स में मुझे सॉल्यूशन का आंसर दीजिएगा जरूर. मैं आपके हर एक रिप्लाई को देखता हूं कि आप किस तरीके से मुझे कमेंट करते हैं. एंड थैंक्स फॉर योर ऑल द कमेंट्स टिल नाउ, जितने आपने अब तक किए हुए हैं. तो कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे. कुछ आर्टिकल्स बनाती है वो. ठीक है, वहां पे टॉयज थे उस एग्जाम्पल में, यहाँ पे आर्टिकल्स की बात हो रही है. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of articles. It means cost of the production is totally depend on the number of articles produced. So we have to let the number of articles produced be x. हमें वो x let करना होगा, और उसी के बाद then the cost of production, the cost of article produced on that day, articles produced on that particular day, पर्टिकुलर डे. उस पर्टिकुलर डे की बात चल रही है, टोटल प्रोडक्शन की बात नहीं चल रही है. पर्टिकुलर डे में उसने कंडीशन हमें क्या दी है, जो हमारे पास कॉस्ट होगी दैट इज 3 मोर देन, तो वो कितनी होगी, 3 मोर देन, सॉरी मोर देन और लेस देन का काम हम हमेशा लास्ट में करते हैं, मैंने आपको कई बार समझाया. तो मोर देन कहेगा तो प्लस करेंगे, लेस देन कहेगा तो माइनस करेंगे, बट एट द लास्ट फिर वो हमसे कहता है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे, x, तो उसका ट्वाइस कर देंगे एंड इट विल शुड बी 3 मोर देन दैट. तो हमारे पास क्या आ चुका है, उस पर्टिकुलर डे का प्रोडक्शन और पर्टिकुलर डे की कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड पर्टिकुलर डे का प्रोडक्शन x. ठीक है, उसके बाद हमसे कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90. उस पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे अगर हम, तो x शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3. अब आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उस दिन का, और एक प्रोडक्शन में कितनी कीमत आई है, एक प्रोडक्शन में कितनी कीमत आई है. तो हमने कहा कि हमने x आर्टिकल्स को प्रोड्यूस किया है, अगर हम एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करते और 5 रुपए कॉस्ट आती, तो हम कहते टोटल दिन, पूरे दिन का जो हमारा प्रोडक्शन की कॉस्ट आई वो 5 रुपए आई है. हमने 2 आर्टिकल को प्रोड्यूस किया, 5 रुपए कॉस्ट अगर एक की, तो 10 रुपए हो जाते हैं टोटल कॉस्ट. उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट. ठीक है, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट इज गिवन इज इक्वल्स टू ₹90. ये ₹90 दिया हुआ है. अब आप इसको मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मेट में सॉल्व कर लीजिएगा. इसके आगे सिंपली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और आप उसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिएगा. ठीक है.